मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस एक्सक्लूसिव किस्म के लेक्चर के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि कुछ ना कुछ एनिमेशन का हमने ड्यूरिंग द लेक्चर इस्तेमाल किया था, कोई नई वीडियो या कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग सी चीज जो कि आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है ठीक है वो लेवल और बढ़ सके। तो आज भी कुछ इस तरह का काम हम करेंगे, ठीक है। वैसे तो आज हमारा जो टॉपिक है ठीक है वो जरा खुश किस्म का है। खुश किस्म का मतलब क्या होता है कि इस टॉपिक के अंदर जो है कोई इस तरह की बात नहीं है कि आप लोगों को विजिबल कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर दिखा सकूँ जिससे आप जो है केमिस्ट्री के नॉलेज को और मजीद परखने के तरीके से जान सकें, ठीक है। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक लॉ ऑफ मास एक्शन, उसी को ही आगे हमने कैरी करना है। उसी से मुताल्लिक ही मैं आप लोगों से आज भी बात करूंगा। और आज हमने करना क्या है कि हमने चूंकि डेफिनेशन लास्ट टाइम कर ली थी, तो हम करेंगे ये कि आज हम उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने डिराइव करना है उससे मुताल्लिक बात करेंगे और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है मैं आप लोगों के लिए डिराइव करूंगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर। और जैसे कि जो है आप जानते हैं कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर डिफाइन कैसे किया था, इसको भी हमने कहा था कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, हैविंग एक्टिव मैसेज, ठीक है जी। यानी एक्टिव मैसेज का मतलब हमने डिस्क्राइब इस तरीके से किया था कि वो रिएक्टेंट जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी कि वो आपस में रिएक्ट करने के बाद अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, इनको हम एक्टिव मैसेज का नाम दे रहे थे, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं भी हम वहीं से ही जहां से हमने इसे अपने एंड तक पहुंचाया था, ठीक है। एक सपोज रिएक्शन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। एक हम सपोज रिएक्शन लेंगे, एक हम कहते हैं कि हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ रिएक्शन लेंगे, ठीक है, और उस रिएक्शन की बेस पे उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है हम डिराइव करेंगे, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ए रिएक्टेंट है, ठीक है। ए मेरे पास क्या है भी ए प्लस बी हम कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। इनको मिलाते हैं हम, ठीक है, इनको आपस में रिएक्ट करवाते हैं और ये जो रिएक्शन हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, वो एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है। आप जानते हैं कि रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो टू वे प्रोसेस होता है, फॉरवर्ड भी जाता है, रिएक्शन रिवर्स बैक भी होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो सी और डी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम जी दोबारा से आप लोगों को वेलकम करता हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे पास टेक्निकल नहीं था, ये आप जानते हैं अनसर्टेनिटी रहती है, लाइट का इशू था, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से इस वक्त गुजारिश कर रहा था कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लास्ट टाइम डिफाइन किया था, तो उसकी बेस पर हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। देखो हमने एक सपोज किया है रिएक्शन जिसमें कि हम रिएक्टेंट्स को आपस में मिला रहे हैं, इसके थ्रू फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन है जिसमें कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड भी मूव करता है, ठीक हो गया। अब देखो आप लोगों को ये बात पता भी है कि आप लोग जानते भी हैं कि जब भी हम एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं तो संभव कुछ स्टेज एक ऐसी कुछ देर के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें कि हम ये बात कहते हैं कि भाई इस रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम डेवलप होगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। अब ये बात जानते हैं क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड भी आ रहा है, तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है उसकी भी कोई ना कोई जाहिर सी बात है स्पीड होगी, रेट ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से जो रिएक्शन रिवर्स बैक मूव कर रहा है यानी प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर डिसोसिएट होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसकी भी कोई ना कोई स्पीड जरूर होगी, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, इसकी स्पीड को हम लेट्स सपोज मेंशन करते हैं, इसकी स्पीड को हम कैसे राइट कर सकते हैं? इसकी स्पीड को हम सिंपली राइट कर सकते हैं आर एफ के साथ, ठीक है जी। और जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है इसको मैं राइट कर सकता हूँ स्मॉल आर के साथ, ठीक है। ये कैपिटल आर शो करता है रेट ऑफ फ्रिक्शन को, जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और स्मॉल एफ शो करता है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है और स्मॉल आर शो करता है ये रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक हो गया। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारे पास क्या होगा भाई कि एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के लिए संभव कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ एक टाइम गुजरने के बाद, स्पेसिफिक टाइम गुजरने के बाद इस रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम डेवलप होना है, ठीक है। और आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि द स्टेज एट व्हिच द टू ऑपोजिट फ्रिक्शंस विल हैव सेम रेट ऑफ फ्रिक्शन, यानी जिनकी स्पीड, एक ऐसे स्टेज जिसमें के दो ऑपोजिट फ्रिक्शंस जो थे इनकी स्पीड जो है, ठीक है, वो आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक हो गया।
सो यहाँ पर एक और चीज भी आपने अंडरस्टैंड करनी है, और वो क्या चीज है बेसिक टॉपिक, देखो हमने जब कल भी जो है लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन किया था, तो उसमें हमने बात कही थी कि जो रेट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जब आपने कंसंट्रेशन की बात करनी है, तो कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स होते हैं, कंसंट्रेशन का जो यूनिट हम डिस्क्राइब लेते हैं, ठीक है, वो है मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास क्या है, ये यूनिट है जो कि हम यूज करते हैं फॉर टू का कंसंट्रेशन, ठीक है। और कंसंट्रेशन को सिंबॉलिक वे में शो करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स का हम इस्तेमाल करेंगे सिंबॉलिक वे में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, इंडिविजुअल रिएक्टेंट या इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को शो करने के लिए। और जो यूनिट हमारे पास है, ठीक है, जो उसको हम जिसके थ्रू हम जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मेंशन करते हैं, वो मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, अब अगर मैं जो है यहाँ पर देखता हूं कि चूंकि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मेंशन करते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किस चीज पर मुनासिर करता है, किस पर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ लिख लेते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम आर एफ से शो करते हैं, जैसे ऊपर भी राइट किया हुआ है। आप लोग इस बात को कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर आर राइट किया हुआ है, आर एफ राइट किया हुआ है, आपकी बुक में के एफ मेंशन किया हुआ है। के एफ बेसिक तौर पे शो करता है कि इस चीज को रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम अभी अब देखेंगे भी, ठीक है, कि हम जब बात करते हैं ना भी, हम डायरेक्शन राइट, सॉरी, एक इक्वेशन राइट करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की या रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन की राइट करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं, ठीक है। और जब भी हमारे पास इक्वेशन के अंदर प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है, इसको हम एलिमिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यानी इसको रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वलिटी साइन और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। सो के एफ यहाँ मेंशन किया हुआ है, उससे आपने बिल्कुल जो है परेशान नहीं होना, ठीक है। के एफ भी राइट कर सकते हैं, इसको आर एफ भी राइट करते हैं, जस्ट ये शो करने का पर्पस ये है कि भाई हमने ये शो करना है कि एक रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है और एक रिएक्शन हमारे पास रिवर्स बैक जाता है, ठीक हो गया। So rate of forward direction किस पे मुनासिब करेगा, it always depends upon the concentration of reactants। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि it is directly proportional to the concentration of initial reactants। reactant की concentration पे मुनासिब करेगा, जितनी ज्यादा हमारे पास reactants की concentration हायर होगी, उतना ही rate of forward direction हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और जब भी आप rate of forward direction की बात करते हो, आप सिंपली तौर पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो विद कैपिटल आर और स्मॉल एफ के साथ। ये भी इसी चीज को शो करता है कि आप रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप एलिमिनेट करते हो, जब भी हमारे पास क्या आ जाए, इक्वेशन के अंदर प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाए, तो आप हमेशा प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करवा देते हो विद इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साथ आप रिप्लेस करवाते हो, तो इक्वेशन बन जाएगी ये, ठीक है। ये हमारे पास है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास डायरेक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, तो ये हमारे पास इनिशियल रिएक्टेंट्स होंगे। इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर हम ये बात कहते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है। मैं फिर से इस चीज को दोबारा से रिकॉल करवाऊंगा, आप लोगों को फिर से समझा देता हूं, आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूं जो मैंने बातें अभी तक की हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक दफा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, लाइट चली गई थी, उसकी वजह से आप लोगों से डिस्कनेक्ट में हो गया था, तो उससे ये होता है कि टेम्पो जो है वो टूट जाता है, फ्लो टूट जाता है, ठीक है। हम इस वक्त लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कर रहे हैं, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को कल डिफाइन किया था, जब भी हम रेट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो रेट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट, ठीक है। और रेक्टेंट की कंसंट्रेशन कौन सी वाली, एक्टिव बेसिस वाली। मैंने एक्टिव बेसिस का लफ्ज की समझा दिया था आप लोगों को कि रेक्टेंट सारे के सारे ही एकदम से रेक्ट नहीं कर जाते, बल्कि इनमें से वो रेक्टेंट जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, सिर्फ वो ही रेक्ट करते हैं आपस में और अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल एक सपोज रिएक्शन है जिसमें कि ए और बी रेक्टेंट है, और ये मिलने के बाद सी और डी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो फॉरवर्ड भी जाएगा, रिवर्स बैक भी जाएगा। हम जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इस चीज के अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स के, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है, ठीक है, इसके हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब भी इक्वेशन के अंदर प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाए, तो हमने करना क्या होता है, हमने इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साथ इसको रिप्लेस कर देना होता है।
से आप लोगों को वेलकम करता हूं और एक दफा फिर से वही बात कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज और इस वजह से आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुके थे। मुझे उम्मीद है कि हम वापस से अपना फ्लो और टेम्पो वहीं से लेके चल सकेंगे जहां से हमने तोड़ा था। ठीक है, आप सब बहुत परेशान और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सी मुस्कुराहटें भी फैल रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हंसना चाहिए, इंसान को हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हंसने से एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलता है। ठीक है, एक उम्मीद मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है भी। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था किस चीज के हवाले से, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब हम रिएक्शन की बात करेंगे और वो भी रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे और हम उसके रिएक्शन के रेट की बात करेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल रिएक्टेंसी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अमाउंट पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हम खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास जो है वो आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। जैसे कि हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात की है, तो डायरेक्शन रिवर्स बैक भी तो आ रहा है ना। ठीक है, तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन से होंगे? रिएक्टेंट्स ये होंगे C और D हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट होंगे। इन केस के हम रिएक्शन जब रिवर्स लेके जाएंगे, रिएक्शन जब वापस मुड़ेगा पीछे की तरफ तो आएगा, तो फिर ये C और D हमारे इनिशियल तौर पे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, सो रेट ऑफ फ्रिक्शन इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। सो मैं अगर रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन की बात करता हूं, स्मॉल r के साथ इसको शो कर सकते हैं। इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। व्हाई? ठीक है, इसलिए कि जब आप रिएक्शन को रिवर्स बैक ले जाते हो तो इस केस में जो प्रोडक्ट आपके थे वो रिवर्स सेक्शन के लिए रिएक्टेंट बन जाएंगे और ये जो रिएक्टेंट थे रिवर्स सेक्शन के लिए हमारे पास मेन प्रोडक्ट होंगे। ठीक हो गया। सो रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन के लिए हम कहते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बनी थी हमारे पास C और D, इस पे डिपेंड कर रहा होता है। और आपको बताया था कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाए तो हम इसको रिप्लेस करते हैं विद इक्वलिटी एंड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम एलिमिनेट रिप्लेस कर देंगे। ठीक है जी। सो r स्मॉल r इक्वल्स टू AR, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट जो है वो हम समहाउ कर सकते हैं। ठीक है, और जहां तक बात है, मैंने आपसे पहले भी ये बात जो है कही, ठीक है, कि हम जब बात करते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं, सो इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन और F will be equal to r small r। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो है वो ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो राइट कर लेते हैं। RF की जहां तक बात है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे विद AF इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू KR इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो KF या KR हैं, दे बोथ आर कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो हमारे पास बाकी चीजें हैं ये कंसंट्रेशन हैं। ठीक है, तो हम करते ये हैं कि इक्वेशन के एक तरफ तमाम कांस्टेंट वैल्यूज को जो है ले आएंगे और इक्वेशन के दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशंस को ले जाते हैं। ठीक है जी। तो हम किस तरीके से करेंगे इसको भी, इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि के आर नीचे आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। ये अब देखिए ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया है इसमें के एफ भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, के आर भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इन दो कांस्टेंट वैल्यू से हम एक और कांस्टेंट जनरेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बात जानते हैं कि कांस्टेंट वैल्यूज है, कर लो ये दो कांस्टेंट वैल्यूज है। 6 भी एक कांस्टेंट नंबर है, 3 भी एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? कांस्टेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको डिवाइड करते हैं तो 3 1s are 3 3 2s are 6। ठीक है, तो हमारे पास 2 रिजल्ट आएगा। यानी दो कांस्टेंट्स को डिवाइड करने से भी हम एक और कांस्टेंट जनरेट करते हैं, एक और कांस्टेंट हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, सो के एफ डिवाइडेड बाय के आर करेंगे, दो हमारे पास जो है कांस्टेंट्स को आप डिवाइड करेंगे, इन दो कांस्टेंट्स के डिवाइड करने से हम कहते हैं कि एक और कांस्टेंट जनरेट होगा जिसको हम केसी कहते हैं, एंड इट्स द रेशियो ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो ऑफ टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम somehow कह सकते हैं इसको। तो राइट कर लेते हैं इसको। ठीक है भाई, सो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर द कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपके जहन में आ रही है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। सर हमें हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, कि पावर्स भी ए बी सी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, मैंने अभी आपको वो समझाया नहीं है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है। फर्स्ट हम इससे मुतालिक डिस्कशन कर लेते हैं। सर उर्दू इस्लामियात, अच्छा यहाँ पर लिखे पाक स्टडी और कंप्यूटर की क्लासेस जल्दी जो है वो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जल्दी स्टार्ट करेंगे। दूसरा थोड़ा सा आपने वेट करना है, आप बेफिक्र रहें, वो भी हम जल्दी से स्टार्ट कर लेंगे, बिल्कुल अब्दुल्ला बासित, बिल्कुल ठीक आपकी बात है। अच्छा सर, इंस्टेड ऑफ के सी कैन बी ओनली राइट के, वो बेसिक टॉप है सुनहरा। सी रिप्रेजेंट करता है कंसेंट्रेशन को, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू राइट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन, इसलिए हम के सी राइट करते हैं। वैसे के भी अगर आप लिखेंगे तो भी जो है वो शो करता है कि इसको कांस्टेंट वैल्यू को शो करता है, लेकिन जो हमारे पास एक कन्वेंशन है जिसके थ्रू हम इसको राइट कर रहे होते हैं वो ही हम करेंगे जी। कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। एक्टिव मैस एक दफा बता दें। देखो अब्दुल्ला, जैसे हम बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज ए और बी हमारे दो रेक्टेंट्स हैं। अब मैं ये बात आपसे कह रहा था कि ये जो ए और बी मैंने रेक्टेंट के तौर पे लिया हुआ है, लाजमी नहीं है कि ये इसकी जो जितनी भी अमाउंट हम ले रहे हैं फौरन से वो रेक्ट कर जाएगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि इनके पास जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो मौजूद है इनके पास या नहीं है। अगर जो इनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो ये अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इनके पास नहीं है तो ये कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इट मींस के वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जिनके पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जिसके थ्रू वो रिएक्ट करते हैं, इस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को हम एक्टिव मास का नाम देते हैं। सर वैल्यू ऑफ के एफ इज क्या लिखा हुआ है, के एफ इज ए एंड बी। देखो मैं बेसिक तौर पर आपको बता दूं, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि आर एफ की जहां तक बात है ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को। यहाँ पर के एफ कहां से आया था, हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म किया था, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। सो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। इस रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में ये हमारे पास इनिशियल रिएक्टेंट्स है जिनको हम मिला रहे हैं और इनके थ्रू हम फाइनल प्रोडक्ट सी एंड डी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है जी। और चूंकि रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है तो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगा, ठीक है। अब हमने कल डिफाइन कर लिया था कि इसको लॉ ऑफ मास एक्शन को, इसमें कहा था कि रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फॉरवर्ड कंडीशन के लिए भी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो ए और बी हैं, इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन की बात करते हैं, हमेशा जब भी आपके पास प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाए तो इसको आप खत्म करते हो विद कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इक्वलिटी साइन के साथ आप इसको रिप्लेस कर देते हो, ठीक है। तो आप इसको रिप्लेस करते हो भी, ठीक है, आपने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा था कि देखो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड नहीं जा रहा बल्कि वो रिवर्स बैक भी जा रहा है। जब वो रिवर्स बैक जा रहा है तो फिर रिवर्स बैक की सूरत हाल में यहाँ पर ये अब हमारे रिएक्टेंट बन चुके हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब जब हम रिवर्स सेक्शन की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन जो है वो इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सो आर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी कंसंट्रेशन, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन आप खत्म करते हो, एलिमिनेट करते हो, रिप्लेस करते हो विद इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर आर एफ आर आर के इक्वल होता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन के एग्जैक्टली तौर पे इक्वल होता है, ठीक है। और आप इनकी वैल्यूज को पुट करते हो तो के एफ यही रहेगा, के आर को आप इधर ले आते हो, ठीक है। अभी आपसे कहा था दो कांस्टेंट्स की रेशो एक और कांस्टेंट आपके लिए जनरेट करेगी, ठीक है। सो यहाँ पर के एफ और के आर की जो है रेशो के थ्रू हमारे पास के सी आया जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू का नाम देते हैं, ठीक है। सर पेज 7 के आखिर में लॉ की डेफिनेशन समझा देंगे, बिल्कुल समझा दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ तक हमें आज जो है वो ब्रेक लगानी पड़ेगी क्योंकि बाकी इससे आगे वाला हम काम कल करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और टेस्ट भी हमने लेना है। सर हम जो लास्ट 2 लाइंस में लिखी डेफिनेशन है मैं ऐसा आपको वो कल करवाऊंगा, कल वो डेफिनेशन में आप लोगों के लिए आपको समझाऊंगा, फिर आपने करना है वो, ठीक है। बाय द अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, इसलिए चेंज नहीं होते क्योंकि जब आप रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हो तो जितनी अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन मिल रही होती है उतना ही प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है।
सो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन के इक्वल होने से हम कहते हैं कि एज सच इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। इनका जो टेस्ट है वो लॉन्च कर दें, इनका टेस्ट लॉन्च कर दें जल्दी से। बिल्कुल, मैं तुम्हारा बिल्कुल ऐसे ही है अब्दुल्ला, वो कल मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वो समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लास्ट जो डेफिनेशन है ना 2 लाइंस पे, वो मैं आप लोगों को कल समझा दूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास आज थोड़ा सा कम है। सर आपने रिएक्शन में के एफ वैल्यू सी डी राइट की है, प्लीज एक्सप्लेन। देखो मैं आपको बता दूं कि के एफ की जहां तक बात है, रिएक्शन की बात आप कर रहे हो, रिएक्शन ये वाला है, ठीक है, रिएक्शन तो नहीं विस्कोसिटी, ये इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए इंटू बी है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन आपस में इक्वल हैं, हम इनकी वैल्यूज को राइट करेंगे तो हम कांस्टेंट्स को एक तरफ ले आते हैं और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है इनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसलिए आपको दिख रहा है कि के एफ के एग्जैक्टली सामने हमारे पास सी और डी की कंसंट्रेशन है, वैसे ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इनिशियल तौर पे देखें, जो हमारे पास इक्वेशन पहले आ रही है उसमें हमारे पास के एफ के साथ कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी मौजूद है, ठीक है। बाकी कोई अगर आपके पास डेफिशिएंसी आपकी रह गई है, यानी आपको कुछ पॉइंट अगर क्लियर नहीं हो सका तो वो आप मुझे कल भी बताएंगे तो हम आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी। डिस्टॉर्शन होने की वजह से हम समहाउ कहते हैं कि जो है कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है।